हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग अरिहंत बुक के अध्याय 2 अम्ल क्षार तथा लवण चैप्टर के टॉपिक्स को क्लियर कर रहे थे। तो पहले चैप्टर में हमने कुछ टॉपिक्स को क्लियर करा दिया था और आज चलिए दूसरा पार्ट लेकर आए हैं और इस पार्ट में हम इस टॉपिक को पूरा क्लियर करेंगे। और यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं इस टॉपिक का तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप वीडियो देख लीजिए और वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पीडीएफ नोट्स का भी मिलेगा और अरिहंत बुक का भी मिलेगा, तो आप दोनों पीडीएफ निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इन फ्यूचर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको ज़रूर मिले। तो चलिए चलते हैं हम आज की टॉपिक की ओर। तो कॉपी और पेन निकाल दीजिए और आप सभी नोट करते चलिए, ठीक है। तो हम लोग अम्ल क्षार को कवर कर लिए थे। आज हमें पढ़ना था सूचक और जो भी टॉपिक है उन सबको हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो सूचक भी इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में पूछता है कि सूचक किसे कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सूचक यानी इंडिकेटर्स वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, सूचक कहलाता है, ठीक है। तो ये जो हमारे सूचक है ये कई प्रकार के हैं। तो इसमें से हम प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें है हमारा सूचक में है लिटमस। यदि हमारा जो लिटमस होगा अम्लीय माध्यम में होगा तो लाल होगा, क्षारीय माध्यम में होगा तो नीला होगा। यदि लिटमस में हमारा लाल पत्ता गोभी का रस होगा तो वो अम्लीय माध्यम में लाल होगा और क्षारीय माध्यम में हरा होगा। इसके बाद है हल्दी हमारा अम्लीय माध्यम में पीला होगा और क्षारीय माध्यम में लाल भूरा होगा। यही वाला पूछता है कि हल्दी का रंग अम्लीय माध्यम में कैसा होता है। तो अम्लीय का मतलब जो हल्दी है इसका रंग अम्लीय माध्यम में पीला होता है और क्षारीय माध्यम में क्या होता है, लाल भूरा, ठीक। इसके बाद देख लेते हैं संश्लेषित सूचक। प्रयोगशाला में निर्मित सूचक संश्लेषित सूचक कहलाता है। संश्लेषित सूचक का मतलब कि जो प्रयोगशाला में प्रयोग करके बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे है पहला हमारा सूचक में फिनाल्फ्थैलीन जिसका अम्लीय विलयन रंगहीन होता है, क्षारीय विलयन गुलाबी होता है और उदासीन विलयन रंगहीन होता है। इसके बाद है मेथिल ऑरेंज, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ठीक है। तो अम्लीय माध्यम में ये लाल होता है, क्षारीय माध्यम में पीला और उदासीन विलयन में ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। मेथिल ऑरेंज पूछता है, ठीक। इसके बाद है हमारा पीएच परिसर यानी पीएच रेंज, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। किसी अम्ल क्षारक सूचक के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच पर न होकर एक निश्चित सीमा में होता है जिसे पीएच परिसर कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है कि कोई विलयन है जिसका पीएच मान यदि 7 से कम है तो अम्लीय होगा, यदि 7 है तो उदासीन होगा और 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा, ठीक है। आप इसको स्केल की सहायता से बना भी सकते हैं, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गया होगा कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होगा, 7 होगा तो उदासीन होगा और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा, ठीक है। इसके बाद अगला हेडिंग है पीएच मान यानी पीएच वैल्यू। और पीएच वैल्यू पे भाई देखिए सवाल भी आता है 2 नंबर में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। तो पीएच मान बराबर हमारा सूत्र होता है -log हाइड्रोजन आयन, ठीक है। ये हमारा सूत्र है और इस सूत्र पे 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। नोट करके लिख लीजिएगा कि पीएच मान का पता सर्वप्रथम सारेंस ने लगाया था, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में पूछ सकता है कि पीएच मान का पता किसने लगाया, तो पीएच मान का पता या पीएच मान की खोज मतलब कि सारेंस ने किया था, ठीक है। इसके बाद अगला है पीएच और पीओएच में संबंध। यहाँ से सवाल बनता है कि विलयन का पीओएच ज्ञात कीजिए और पीएच। तो पीएच तो है हमारा पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन है और दूसरा है पोटेंज ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, ये कह सकते हैं हम, ठीक है। तो सूत्र देख लीजिएगा, यदि पीएच पूछेगा तो सूत्र हमारा लगेगा पीएच बराबर -log
हाइड्रोजन आयन, ठीक। यदि POH पूछेगा तो माइनस लॉग का हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक। यदि, ठीक है, सवाल में pH दिया रहेगा, POH पूछेगा तो हम निकाल लेंगे तीसरे वाले सूत्र की सहायता से, ठीक है। इसके बाद है हमारा दैनिक जीवन में pH का महत्व, ठीक है, पूछ सकता है कभी कभी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम। इसमें हमारा पहला है कि हमारा शरीर 7 से 7.8 pH के बीच कार्य करता है। दूसरा है वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाने पर अम्लीय वर्षा हो जाती है। ये अम्लीय वर्षा जीवों वनस्पतियों के लिए हानिकारक होती है, ठीक है। और अम्लीय वर्षा से खेत भी बंजर हो जाती है, ठीक है। इसके बाद अगला है हमारे मुंह का pH मान 5.5 से यदि कम हो जाए तो दांतों का क्षरण होने लगता है, ठीक है। तो एक निश्चित pH भी होना चाहिए। इसके बाद चौथा है खेतों में अच्छी अन्न के लिए मिट्टी का निश्चित pH मान होना चाहिए। गेहूं जैसी फसल के लिए क्षारीय मिट्टी उपयुक्त होती है, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि किसी खेत में अम्लीय वर्षा हो जाने के कारण किसान परेशान है, ठीक है। तो उस अपने परेशानी का हल वो कैसे ढूंढेगा, ठीक है ना। तो उसका हमने अभी क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला है उदासीनीकरण अभिक्रिया, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जब किसी अम्ल तथा क्षार को मिलाया जाता है तो इनकी परस्पर क्रिया द्वारा लवण व जल का निर्माण होता है। यह क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण देख लेते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों जब आपस में क्रिया करते हैं तो NaCl जो कि लवण के रूप में प्राप्त होता है और हमारा जल प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है लवण यानी साल्ट, ठीक है। किसी अम्ल क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस लवण कहलाता है। वही ऊपर वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब परस्पर अभिक्रिया कराई जाती है तो ठोस के रूप में हमें प्राप्त होता है जो लवण होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है और हमारा जल प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है लवणों का परिवार यानी फैमिली ऑफ साल्ट। तो इसमें हमारा पहला है साधारण नमक, ठीक है, यानी जिसे हम कहते हैं कॉमन साल्ट। वही साधारण नमक जिसका यूज हम अपने दैनिक जीवन में भोज्य पदार्थों में करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका डिफिनीशन यानी क्या है कि साधारण नमक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के संयोग द्वारा बनता है, इसलिए इसे सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। तो उदाहरण देख लेते हैं हम। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब क्रिया करते हैं तो NaCl हमारा नमक और जल बनता है, ठीक है। उपयोग देख लेते हैं। उपयोग पूछ लेता है, ठीक है। उपयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है जितने भी लवण है, ठीक। पहला है साधारण नमक को भोजन पकाने के अतिरिक्त परीक्षक के रूप में कास्टिक सोडा, कामा धावन सोडा, कामा विरंजक सूत्र इत्यादि के निर्माण में। दूसरा है रास्तों में से हिम को हटाने में, यानी ऐसे जगह जहाँ पर रास्तों में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है तो उस रास्ते से बर्फ़ को हटाने के लिए NaCl का मतलब NaCl सोडियम क्लोराइड का छिड़काव किया जाता है, ठीक है। तीसरा है कि इसका प्रयोग सोडियम धातु तथा क्लोरीन के निर्माण में करते हैं। तीसरा है घेंघा नामक रोग को दूर करने के लिए, यानी जो घेंघा नामक रोग है वो नमक की कमी से होने लगता है, तो इसकी एक निश्चित मात्रा में यदि आप नहीं लेंगे, ठीक है ना, तो घेंघा रोग जो है कि हो सकता है, ठीक है। इसके बाद चलिए चलते हैं। अगला है हमारा कास्टिक सोडा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। सोडियम क्लोराइड का जब जलीय विलयन के साथ इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया गया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुआ, ठीक है। कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH, ठीक है, कास्टिक सोडा।
इसका भी उपयोग देख लेते हैं। इसका प्रयोग साबुनों तथा अपमार्जकों को बनाने में होता है। दूसरा है कृत्रिम रेशे, कागज निर्माण, तेल शोधन तथा रंजकों एवं विरंजकों के निर्माण में। ये भी इम्पोर्टेंट है। जितने भी लवण है सबके उपयोग महत्वपूर्ण है, जो कि हमेशा 2 नंबर में पूछे जाते हैं। अगला है हमारा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर। पूछता है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र तथा इसके 4 उपयोग लिखिए या बनाने की विधि लिखिए। ठीक है, तो जैसे जैसे हम नोट्स करवा रहे हैं वैसे वैसे आप कॉपी में नोट्स करते जाइए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहले इसका रासायनिक नाम। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। ठीक, सामान्य नाम यानी इसे किस नाम से बुलाते हैं, तो इसको हम जानते हैं विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसका अणु सूत्र है CaOCl2। इसका अणु भार है 127। ठीक है, निर्माण विधि देख लेते हैं हम कि विरंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा किया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा बुझा हुआ चूना है, ठीक, इस पे क्लोरीन गैस की क्रिया करते हैं तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है और कुछ जल भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि जब ये पूछेगा विरंजक चूर्ण का निर्माण विधि लिखिए तो इसमें आपको उदाहरण भी देके समझाना होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण। तो यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है। दूसरा, यह जल में अल्प विलेय है। तीसरा, इसका जली विलयन दुधिया होता है। चौथा, इसमें से क्लोरीन गैस की गंध आती है। गंध क्यों आती है? क्योंकि इसका निर्माण क्लोरीन गैस की विक्रिया द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद अगला है रासायनिक गुण। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला है गर्म जल से क्रिया। विरंजक चूर्ण को जब गर्म जल में विलय कर गर्म करने पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। उदाहरण देख लेते हैं कि जब इसको हमने जल के साथ क्या किया, डेल्टा का मतलब होता है गर्म करना। ठीक है भाई, यानी जब विरंजक चूर्ण को जल के साथ मतलब जल में इसको विलय करके इसको गर्म किया गया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मुक्त हुआ, मतलब प्राप्त हुआ, और इसके बाद क्लोरीन गैस मुक्त हो रही है। ठीक है, इसके बाद अगला है ऊष्मा का प्रभाव। ठीक है, हीट ऑफ इफेक्ट या इफेक्ट ऑफ हीट। ठीक है, इसे गर्म करने पर यह अपघटित होकर ऑक्सीजन तथा कैल्शियम क्लोराइड देता है। तो देख सकते हैं आप सब, डेल्टा का मतलब होता है हीट करना या गर्म करना। ठीक है भाई, तो ये कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन के रूप में मिल रहा है हमें। ठीक, ऑक्सीजन गैस बाहर निकल रही है। ठीक है, इसके बाद है उत्प्रेरकीय अपघटन। ठीक है, विरंजक चूर्ण उत्प्रेरक कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में अपघटन के पश्चात ऑक्सीजन देता है। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए। इसके बाद चौथा है तनु अम्लों से अभिक्रिया। तनु अम्लों से क्रिया करके विरंजक चूर्ण क्लोरीन गैस मुक्त करता है। तो देख लीजिए रिएक्शन। ठीक है, तनु अम्ल यानी विरंजक चूर्ण का H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराया गया तो कैल्शियम सल्फेट और जल और क्लोरीन गैस मुक्त होती है। ठीक है, उपयोग देख लीजिए। उपयोग इम्पॉर्टेंट है, जितने भी लवण है सबके उपयोग इम्पॉर्टेंट है। पहला है कपड़े, कागज, जूट, लकड़ी आदि का रंग उड़ाने में, यानी इसका उपयोग होता है रंग को उड़ाने में। ठीक, दूसरा है जीवाणुनाशक के रूप में। तीसरा है जल के शुद्धिकरण में। चौथा है ऑक्सीकरण के रूप में। पांचवा है चीनी को सफ़ेद करने में। पूछता है कि चीनी को सफ़ेद करने में किसका यूज होता है, तो किसका होता है, विरंजक चूर्ण का। छठा है क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। सातवां है उनको सिकुड़ने से बचाने में। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। और इसके बाद है बेकिंग या खाने का सोडा, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। उपयोग या रासायनिक नाम या सामान्य नाम या निर्माण विधि। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रासायनिक नाम। इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, या इसको कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, सामान्य नाम यानी इसको किस नाम से जानते हैं, तो खाने का सोडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, या बेकिंग सोडा भी कह सकते हैं। इसके बाद इसका अणु सूत्र है NaHCO3। इसका अणु भार है
84 यानी 84। ठीक है, चलिए निर्माण विधि देख लेते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके किया जाता है। ठीक है, तो समीकरण देख लीजिए। जब सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया कराया गया तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हुआ। ठीक है, उदाहरण जरूरी है। इसके बाद है इसके भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में है इसका पहला कि यह सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है। दूसरा, यह जल में विलेय है। ठीक, अब पढ़ लेते हैं इसके रासायनिक गुण, जो कि रासायनिक गुण भी इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसमें पहला है ऊष्मा का प्रभाव, यानी जब इसको 100 डिग्री से अधिक ताप पर गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट जो है सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यानी जो विरंजक चूर्ण है, ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी विरंजक चूर्ण नहीं, हमारा जो है बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा है। जब मतलब खाने के सोडा को यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो ये सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, दूसरा है जल अपघटन। सोडियम बाइकार्बोनेट का जल अपघटन होने पर क्षारीय विलयन का निर्माण होता है। क्षारीय विलयन में हमें सोडियम हाइड्रॉक्साइड मिलता है। ठीक है, और कार्बोनिक अम्ल H2CO3। इसके बाद अगला है अम्लों से क्रिया, यानी जब सोडियम बाइकार्बोनेट का अम्लों से क्रिया कराया जाता है तो लवण व कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो अम्ल में हम H2SO4 का, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अब क्या करा दिए हैं, तो सोडियम सल्फेट और जल और कुछ मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या है, मुक्त हो रहा है। ठीक है, इसके बाद उपयोग है। उपयोग हम बताएं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला है प्रति अम्ल के रूप में, यानी पेट की अम्लता को दूर करने में। ठीक, दूसरा है झाग युक्त पदार्थों व गोलियों के रूप में। गोलियों के रूप में मतलब कि जैसे जो मेडिकल में जो भी गोलियां बनती हैं, जैसे हो गया कि आपका नियोजन की, जो परिवार नियोजन की जो गोलियां होती हैं उसके निर्माण में। ठीक, तीसरा है आग बुझाने वाले यंत्रों में। चौथा है बेकिंग पाउडर के निर्माण में। पांचवा है कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ाने में। ये वाला इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूछता है कि कोई ग्वाला अपने दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है, तो वह बेकिंग सोडा इसलिए मिलाता है ताकि उसको दूर दूर जाकर कई घरों में दूध को पहुंचाना होता है, तो काफ़ी समय लग जाता है। इससे दूध को के फटने की संभावना बनी रहती है, तो वह इसमें थोड़ा सोडियम बाइकार्बोनेट या मतलब वही बेकिंग सोडा मिला देता है, तो वो थोड़ा मतलब उसके जो फटने का समय है थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक, इसके बाद अगला है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, धावन सोडा है, मतलब धोने का, या धावन सोडा, वॉशिंग पाउडर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका रासायनिक नाम देख लेते हैं। इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक, सामान्य नाम इसको हम धावन सोडा या सोडा इसके नाम से जानते हैं। इसका अणु सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। इसका अणु भार होता है 286। निर्माण विधि देख लेते हैं। ये जो हमारा धावन का सोडा है ये हमारा 3 चरणों में पूर्ण होता है। ठीक है, तो इन तीनों चरणों को देख लेते हैं। पहला है निर्माण विधि में हमारा कि जब सोडियम क्लोराइड के ठंडे तथा सांद्र विलयन की अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया द्वारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। ठीक, तो जब इसके बाद जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है, ठीक है ना, इसी को फिल्टरित करके पृथक कर सुखा लेते हैं। फिर इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब इसको गर्म करते हैं तो यह अपघटित होकर कार्बोनेट बनाता है। ठीक, अब इसी सोडियम कार्बोनेट को जल में हम विलय करते हैं। ठीक है, विलय करके फिर जो इसके क्रिस्टलन जल के अणु युक्त धावन सोडा क्रिस्टलों को प्राप्त करने के लिए हमें पुनः क्रिस्टलन किया जाता है, तो हमें प्राप्त होता है क्या, धावन सोडा। ठीक है, यानी सोडियम कार्बोनेट का जल के 10 अणु के साथ अभिक्रिया करने पे हमें धावन सोडा प्राप्त होता है Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, इसके बाद इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, भौतिक गुण।
यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। दूसरा, यह जल में विलेय है। तीसरा, सोडियम कार्बोनेट चूर्णित अवस्था में रहता है, इसलिए इसे सोडा ऐश भी कहते हैं। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है रासायनिक गुण, ऊष्मा का प्रभाव। ठीक है, इसमें एक ही ठो है रासायनिक गुण और ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट एक प्रफुल्ल यौगिक है, अतः इसे शुष्क वायु में खुला छोड़ने पर क्रिस्टलन जल के 9 अणु निकलने के पश्चात, यानी जब इसको हम शुष्क वायु में खुला छोड़ देंगे तो क्रिस्टलन जल के 9 अणु निकलने के पश्चात सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यानी 10 अणु में से 9 अणु बाहर निकल जाते हैं, तो हमारा बचता क्या है Na2CO3 इंटू H2O, जिसे हम क्या कहते हैं सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। ठीक है, देख लीजिए समीकरण। ठीक, अब यही जो हमारा सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट है, ठीक, इसी को फिर हम पुनः गर्म करते हैं। ठीक है, गर्म करने पर ये पुनः किस में बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट में। ठीक है, इसके बाद उपयोग है, देख लेते हैं। उपयोग में है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा है कांच तथा कागज उद्योग में। तीसरा है आग बुझाने वाले यंत्रों में। चौथा है धातु कार्बोनेट के निर्माण में। पांचवा है बेकिंग पाउडर पेंट रंजक के निर्माण में। छठा है कांच के बर्तनों की चिकनाई दूर करने में। सातवां है वस्तु धुलाई के लिए या वस्त्र धुलाई के लिए। ठीक है, आठवां है जल की कठोरता दूर करने में, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पूछता है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो किसका उपयोग होता है भाई, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं यही ना, धावन सोडा। ठीक है, भूलिएगा नहीं। ठीक, एक था वहाँ पे हमारा कि हिमपात को हटाने के लिए, यानी हिम के रास्तों को हटाने के लिए। ठीक है, वो प्रश्न और ये प्रश्न, ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कठोर जल को मृदु बनाने में कह सकते हैं कि धावन सोडा का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला है और जो कि हमारा लास्ट है और ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, अधिकतर पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ समीकरण लिखिए या अभिक्रिया कराइए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, रासायनिक नाम है इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सामान्य नाम है इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, अणुसूत्र है इसका CaSO4 इंटू हाफ H2। अणुभार इसका होता है 136.134। तो निर्माण विधि देख लेते हैं। जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, यानी इसको हम जिप्सम कहते हैं, इसको 120 डिग्री ताप पर जब हम गर्म करते हैं तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है, जिप्सम का सूत्र देख लीजिए CaSO4 इंटू H2O। ठीक है, तो इसको जब 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम सल्फेट और 1/2 जल का अणु प्राप्त होता है और 3/2। ठीक है, तो हमारा इसके बाद ये कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है हमारा भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, यह सफ़ेद रंग का चूर्ण है जो जल में अविलेय है। सब विलेय थे लेकिन यही है जो कि जल में अविलेय है। ठीक है, इसके बाद इसका रासायनिक गुण देख लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला इसमें ऊष्मा का प्रभाव। जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जल प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो देख लीजिए, ठीक है, समीकरण कि जब कैल्शियम सल्फेट हाफ हेमीटेट को 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट और जल के आधे अणु मतलब 1/2 जल का अणु प्राप्त होता है। दूसरा है जल से क्रिया। यह जल से अभिक्रिया करके जिप्सम का निर्माण कर लेता है। ठीक है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो क्यों रखा जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है जल से अभिक्रिया करके, ठीक है, जिप्सम का निर्माण कर लेता है।
किसका निर्माण कर लेता है, जिप्सम का। तो जिप्सम एक मतलब ये बहुत ही ठोस पदार्थ होता है, ठीक है। जैसे आप घरों में जैसे सीमेंट देखते हैं ना, सीमेंट को कहते हैं कि नमी से दूर रखना चाहिए, ठीक है। नहीं नमी से मतलब नम होकर क्या मतलब बहुत तो सॉलिड हो जाता है, बहुत वो ठोस हो जाता है, मतलब उसको फिर आप दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यानी जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसे आर्द्ररोधी बर्तन में इसलिए रखते हैं ताकि ये जल से अभिक्रिया न करें, ठीक है। समीकरण देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है हमारा है उपयोग, ठीक। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है, यानी जो हड्डियां टूट जाती हैं उनको प्लास्टर करने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग सजावटी सामान, मूर्तियों व खिलौने के निर्माण में किया जाता है, यानी जो मूर्तियां होती हैं उनको चिकनाई, यानी उनको चिकनाई में मतलब क्या करते हैं, एक प्रकार से उनको बढ़िया स्मूथ बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, यानी उनको चिकनाई देने में, ठीक। तीसरा है इसका उपयोग दंत चिकित्सा, दीवारों को चिकना बनाने में किया जाता है, यानी अधिकतर देखे होंगे कि आप जो भी हॉस्पिटल या भी जो भी मेडिकल होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, ठीक है। तो मतलब बढ़िया लुक के लिए वो पेंट कर देते हैं, ठीक है। चौथा है इसे अग्निरोधक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा हो गया, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कंप्लीट। और फिटकरी का सूत्र लिख लेना आप सब, K2SO4 इंटू Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O, ठीक है। हमारा होता है आज कंप्लीट लेसन नंबर 2, मतलब जो है ये कंप्लीट होता है, ठीक है। और इसका कंप्लीट PDF आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, ठीक है, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इन फ्यूचर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। अगला चैप्टर हमारा है धातुओं और अधातु, ठीक है। तो इस चैप्टर का वीडियो जल्दी आप सबको मिलेगा, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए आप सब और मस्त रहिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।